हेलो डियर स्टूडेंट्स, कम टू बैक यूट्यूब चैनल बीसीआई कोटा गुरु। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन क्लास 10th साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जिन बच्चों ने साल भर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया पढ़ाई में, उन्होंने साल भर विज्ञान में कुछ नहीं पढ़ा, तो आज अपन उन टॉपिक्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप आफ्टर 10 डेज तक अगर उनको रिवाइज करते हो या उनको पढ़ते हो, क्योंकि अभी साइंस के पेपर में 10 दिन बाकी हैं, तो अगर आप इन टॉपिक्स का रिवीजन करते हो तो आपके 90 प्लस मार्क्स कहीं पे भी नहीं जा रहे, है ना। और जो बच्चा साल भर पढ़ा है, जिसने साल भर मेहनत की है, उसके तो 100 आराम से नंबर आने वाले हैं। तो आज अपन इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी लाइन बोलता हूँ अपने मन के लिए कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। है मेरे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है, माली जब सो घड़े पानी की सिंचाई करता है, तब जाके जब ऋतु आती है तब उसमें से फल निकलते हैं। ऋतु आने से फल, पहले फल नहीं निकलते, इसलिए कोई किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज राजकुमार सर इज़ हियर, और वो आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप अपनी साइंस में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन केमिस्ट्री के जो केमिस्ट्री है अपनी, उसमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। अब जब रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया के बारे में जब अपन डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले आता है अपने पास संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई भी दो सब्सटेंस जो रहते हैं, वो मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। अर्थात दो अभिकारक दो अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिनको अपन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसमें जितनी भी संयोजन अभिक्रिया में जितने भी एग्जाम्पल है और संयोजन अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा आता है अपने पास में वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जस्ट इसका उल्टा है। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक अभिकारक जो रहता है वो क्या करता है, दो उत्पादों में क्या करता है, टूट जाता है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। हाँ, आगे आता है अपने पास में विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसको पहचानने का एक आसान सा छोटा सा ट्रिक भी है अपने पास। इसमें क्या होता है, एक तो होता है एलिमेंट मतलब तत्व, और दूसरा होता है कंपाउंड, इसको बोलते हैं अपन यौगिक। तो ये क्या करता है, इसका एक एग्जाम्पल मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। Fe यानी कि आयरन प्लस CuSO4, यहाँ पे जो Fe है वो इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। जैसे ही इसको रिप्लेस करेगा तो एक नया कंपाउंड बनेगा अपने पास में FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। सॉरी स्टूडेंट्स, कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से प्रॉब्लम आ गई थी। तो आगे अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो Fe है यानी कि आयरन, वो क्या करता है, कॉपर को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, अपनी जगह से हटा देता है। और इसी को बोलते हैं अपन विस्थापन अभिक्रिया। मतलब किसी ने किसी को अपनी जगह से क्या कर दिया, हटा दिया। आपको पता है जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो हमेशा क्या करता है, अपने कमजोर वाले को क्या कर देता है, हटा देता है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, Fe ने किसको हटा दिया, कॉपर को हटा दिया। ऐसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी एक एग्जाम्पल और कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ कि द्विविस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें दो यौगिक जो रहते हैं वो आपस में क्या करते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं बोलते हैं। आगे आपको ये ध्यान रखना है इस चैप्टर में कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रासायनिक समीकरण क्या होती है और उसको कैसे संतुलित किया जाता है, इसको भी आपको देख के जाना है। चलो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर आता है आपके पास में अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें क्या-क्या चीज़ें, एक तो आपको अम्ल के बारे में पढ़ना है, एक क्षार के बारे बारे में पढ़ना है और उनके गुणधर्म क्या होते हैं, है ना? अम्ल के और क्षार के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं, भौतिक गुणधर्म होते हैं, उन दोनों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में पीएच स्केल पढ़ना है और पीएच स्केल का महत्व अपने दैनिक जीवन में क्या-क्या रहता है, इन चीज़ों के बारे में भी आपको डिस्कस करनी है, उनके बारे में पढ़ना है। दूसरा आपके पास में आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और उसके उपयोग याद करके ही जाना एग्ज़ाम में, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस।
इनके उपयोग क्या-क्या हैं और इनके सूत्र कैसे बनते हैं, इनकी जो रिएक्शनें हैं वो आपके वेरी इंपॉर्टेंट है और वो एग्ज़ाम में आने के उनके चांसेस बनते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं अपन। आगे अपने पास में आता है धातु और अधातु। अब धातु और अधातु में क्या होता है, दोनों में एक तो आपको पढ़ के जाना है अंतर, कि धातु और अधातु में क्या-क्या अंतर होता है और इनकी रासायनिक और भौतिक दोनों गुणधर्म पढ़ के जाने हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म पढ़ के जाने हैं, भूलना मत। क्योंकि आयनिक यौगिकों के जो गुणधर्म होते हैं अक्सर उनसे एग्ज़ाम में छोटे-छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। आगे आता है अपने पास में धातु का निष्कर्षण, जिसमें अपने पास में भर्जन है और निस्तापन है। इन दोनों चीज़ों की डेफिनिशन और ये क्या-क्या होता है, इनको भी आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। आगे जब बढ़ेंगे अपन तो अपने पास में आएगा कार्बन और उसके यौगिक। ये अ, 10th क्लास की साइंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, वो आता है कार्बन चतुष्क संयोजकता। मतलब जो कार्बन होता है वो चतुष्क संयोजकता कैसे दर्शाता है? तो इसके एक छोटा-सा हिंट देता हूँ मैं। कार्बन जो होता है वो एटॉमिक नंबर उसके कितने होते हैं? 6। मतलब इसमें अगर मैं इसकी क्लासेस की बात करूँ तो K कक्षा, L कक्षा यानी कि पहली जो कक्षा है उसमें मात्र अपन 2 इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। ठीक है? आगे वाली जो कक्षा है उसमें भरते अपन 4 इलेक्ट्रॉन। टोटल मिला के अपने पास में कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। अब जो इसकी आउटर मोस्ट सेल है, मतलब जो बाहर की कक्षा है, उसमें मात्र कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कोई भी एलिमेंट जो होता है, कोई भी तत्व जो होता है, वो क्या चाहता है कि मेरी आउटर मोस्ट सेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रहे। अगर वो बड़ा एलिमेंट है तो कितने रहने चाहिए? 8 रहने चाहिए। लेकिन इसकी आउटर मोस्ट सेल में तो मात्र कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये क्या सोचता है कि या तो मैं किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे दूँ या फिर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लूँ, लेकिन दोनों ही चीज़ें संभव नहीं है। इसीलिए ये क्या करता है, हाइड्रोजन को पकड़ता है। किसको पकड़ता है बेटा? हाइड्रोजन को। और ये ऐसे कितने हाइड्रोजन को पकड़ता है? ये ऐसे पकड़ता है 4 हाइड्रोजन को। और 4 हाइड्रोजन को पकड़ने के बाद उनके साथ क्या बनाता है? एक-एक बॉन्ड बनाता है और ऐसे ही अपनी संयोजकता जो होती है उसकी कंप्लीट करता है। अब एक चीज़ बताओ, हाइड्रोजन ही इसको 1 इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? स्ट्रे डॉग मीन आवारा कुत्ता। ये जो होता है वो क्या है? पीरियोडिक टेबल का स्ट्रे डॉग है, जो किसी के साथ भी कहीं पे भी क्या कर जाता है? जुड़ जाता है। तो इसको जोड़ने की एक ट्रिक है। यहाँ पे क्या है? कार्बन जो होता है, कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में अपने 4 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4 ठीक है? अब देखो, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? मात्र 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। हाइड्रोजन के पास में कितना? इसके पास भी 1 और इसके पास भी कितना है? 1 और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। चलो, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो अपनी ऐसे संयोजकता पूरी करता है, यहाँ के वाले हाइड्रोजन ने भी कर ली, यहाँ के भी ने भी कर ली और ये भी हाइड्रोजन कंप्लीट। अब कार्बन को भी अपनी संयोजकता पूरी करनी है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन करने? टोटल 8। तो एक-एक तो इसके पास ऑलरेडी था, तो एक-एक किससे लिया? हाइड्रोजन से, और ऐसे करके इसने अपनी संयोजकता को कंप्लीट कर लिया और ऐसे यहाँ पे क्या बन गया? बॉन्ड, यानी बंध बन गया। ऐसे ही कार्बन ने अपनी क्या है? संयोजकता को क्या कर लिया? कंप्लीटली पूरा कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे आता है समजातीय श्रेणी। अब समजातीय श्रेणी को भी आपको पढ़ के जाना है और उसके बाद में एस्टरीकरण क्या होता है, साबुनीकरण क्या होता है, इसकी अभिक्रियाएँ क्या होती है, साबुन क्या होता है, अपमार्जक क्या होता है, इन दोनों की अभिक्रियाएँ क्या होती है और ये कैसे बनता है, इनको भी आपको पढ़ के जाना है। आगे है साबुन और अपमार्जक में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट। साबुन और अपमार्जक में अंतर, ये दोनों को पढ़ के जाना मत भूलना। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं अपन। चलो, अब आती है अपने पास में फिजिक्स। फिजिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है अपने पास में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, अभी डिटेल से पढ़ने जितना अपने पास टाइम नहीं है, इसलिए शॉर्ट में समझेंगे। इसमें से कुछ-कुछ टॉपिक हैं जैसे कि अवतल और उत्तल, दर्पण और लेंस, इनके लिए किरण आरेख। इनके लिए किरण आरेख बनाने से पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर किसी भी समांतर अगर किरण आती है तो हमेशा फ़ोकस से होकर गुज़रती है, ठीक है? ध्यान रखना है इसको। दूसरा क्या होता है कि अगर फ़ोकस पे आती हैं, तो वो क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है।
ये मैंने इंपॉर्टेंट लाइनें आपको लिखा रखी है, तो इनको पढ़ के जाना मत भूलना। आगे अपन देखते हैं दर्पण सूत्र और आवर्धन। दर्पण सूत्र जो होता है और उसके साथ-साथ लेंस जो सूत्र होता है उसको भी देख के जाना, और आवर्धन क्या होता है, m इज़ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक है? और इसमें से m की वैल्यू 1 कब होती है, तब क्या बनता है, या फिर m जो होता है वो बड़ा रहता है 1 से, तब क्या होता है, और जो 1 है वो बड़ा रहता है m से, तब क्या होता है। इन तीनों चीज़ों को मैंने नोट करके आपको लिखा रखा है, तो उसको भी लर्न करके जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब अपने पास आता है फिजिक्स का मानव नेत्र तथा रंग-बिरंगा संसार। अब इसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंस लगता है? नेत्र के दोष, निकट और दूरदृष्टि और उनके सुधार, उपयोग, उनके सुधार, इनको सुधार करने में अपन क्या-क्या कर सकते हैं, और उनके जो दोष हैं, इनको पढ़ के जाना है, दोनों, निकट और दूर, दोनों दृष्टि दोष को आपको पढ़ के जाना है। और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है? जो प्रिज्म होता है, सपोज करो ये अपने पास में एक प्रिज्म है, जब इससे प्रकाश की लाइट को गुजारते हैं अपन, प्रकाश की लाइट मतलब कौन सी लाइट? सनलाइट। जब इसको गुजारते हैं तो ये गुजारने के बाद ये क्या होता है, 7 कलर में, 7 कलर इसके बनते हैं, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7। तो किसी भी सनलाइट को, सनलाइट को जब आप प्रिज्म से गुजारते हो, तो गुजारने के बाद में अपने पास निकल के आता है स्पेक्ट्रम। क्या निकल के आता है बेटा? स्पेक्ट्रम। और यही स्पेक्ट्रम क्या होता है कि एक लाइट को कितनी 7 कलर में जो डिवाइड किया जाता है, डिवाइड हो जाता है प्रिज्म के द्वारा, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। इसको विबग्योर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विबग्योर, ठीक है? इसको भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आता है अपने पास में विद्युत। विद्युत में ध्यान रखना, सबसे पहले आता है ओम का लॉ, ओम का नियम, V इज इक्वल टू आई आर। ये क्या होता है? ओम का लॉ होता है, जहाँ पे V क्या रहता है? विभवांतर, I क्या रहती है? धारा, और R क्या रहता है? प्रतिरोध। इनको भी ध्यान रखना। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। एक टाइप तो आपके क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे, जिसमें जो प्रतिरोध है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है? एक क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, जिसमें जो प्रतिरोध है आपको वो इस तरह से दिखाई देंगे। तो दोनों के क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जाना। उसके बाद में आता है विद्युत शक्ति, यानी कि P, इसका मात्रक, इसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, इनको भी आप लेके जाए। उसके बाद में आता है जूल का तापन नियम, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ के जाना मत भूलना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। अब आता है अपने पास में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का जो चैप्टर है उसमें फ्लेमिंग के वाम हस्त और दक्षिण हस्त नियम, मतलब आपको दोनों ही नियम याद करके जाने हैं ना, दाहिने हाथ का नियम और बाइने हाथ का नियम, किसमें क्या होता है किसमें क्या नहीं होता है, डिटेल से सब कुछ पढ़ा रखा है, तो उसको कृपया करके देखें। आगे आता है अपने पास में विद्युत मोटर और जनित्र। जनित्र में क्या होता है? सिद्धांत और उसकी कार्यविधि, दोनों को भी पढ़ के जाए। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अब आता है अपने पास में बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में सबसे पहले आता है अपने पास में जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। मानव श्वसन तंत्र को पढ़ के जाना है, उसका डायग्राम पढ़ के जाना है। मानव पाचन तंत्र पढ़ के जाना है, उसका डायग्राम पढ़ के जाना है, ठीक है? उत्सर्जन तंत्र और वक्राणु की संरचना, इनको पढ़ के जाना, इनके बारे में डिस्कस करके जाना। और दूसरा, इनके जो चित्र हैं, यानी कि जो इनके डायग्राम हैं, उनको कैसे बनाया जाता है और कैसे नहीं बनाया जाता, ये भी आप देख के जाएँ। अभी बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अब आता है अपने पास में नियंत्रण एवं समन्वय। बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर है अपने पास में नियंत्रण और समन्वय। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में आता है, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको पढ़ के जानी है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, ये कैसे होती है और किस वजह से होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। आगे आता है अपने पास में मानव मस्तिष्क का चित्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानव मस्तिष्क का चित्र है ना, ये पढ़ के जाना है। और पादप हार्मोन्स के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। पादप में कौन सा हार्मोन्स होता है ना,
इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या नहीं होती। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास में आता है जीव जनन कैसे करती है। इसमें एक तो है कायिक प्रवर्धन, इसको स्टार लगा लेना और इसको भी पढ़ के जाना। आगे देखो नर और मादा का जनन तंत्र, नर और मादा दोनों जनन तंत्र देख के जाओगे, ठीक है। आगे अपने पास में लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, ये भी मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है, लैंगिक और अलैंगिक जनन, तो इनको भी देख के जाना, मत भूलना। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अपन जैसे बढ़ते हैं तो अपने पास में आता है अनुवांशिकता, अनुवांशिकता और जीव विकास। जीव विकास अपने यहाँ से हट चुका, इसलिए अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओनली आनुवांशिकता के बारे में। इसमें क्या होता है, मेंडल की आनुवांशिकता के नियम, अब मेंडल ने आनुवांशिकता के कौन-कौन से नियम दिए, कौन-कौन से नहीं दिए, ये सब के बारे में आपको डिस्कस करके जाना है, पढ़ के जाना है। और मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम किस पे दिया था, किस पे नहीं दिया, ये सारी चीज़ें भी डिटेल से निकाले कि पेड़-पौधों के बारे में क्या है, मानवों के बारे में क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। आगे आता है आपके पास में लिंग निर्धारण। अब लिंग निर्धारण में एक चीज़ के बारे में डिस्कस डिस्कस करते हैं अपन। जो लिंग निर्धारण होता है उसमें आप दोनों को मतलब मेल और फीमेल दोनों के बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है। इसमें डायग्राम भी बनवाया था मैंने, तो वो भी ध्यान रखना। और मेल में और फीमेल में, इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 23 पेयर। कितने होते हैं बेटा, 23 पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। आप जानते हो कि एक पेयर में कितने होते हैं, 2, तो 23 में कितने हो गए बताओ, 46। तो अपने पास में टोटल गुणसूत्र कितने रहते हैं, 46, यानी कि 46 गुणसूत्र, जिसमें से जो 44 गुणसूत्र रहते हैं वो तो अपनी बॉडी की सारी चीज़ों के लिए काम में आते हैं, डाइजेशन, ग्रोथ वगैरह वगैरह, ठीक है। और बाकी के जो 2 गुणसूत्र बचते हैं वो किस में काम आते हैं, रिप्रोडक्शन के समय। रिप्रोडक्शन का मतलब जनन क्रिया के समय, जिसमें अगर मैं मेल की बात करता हूँ तो उसमें एक्स और वाई गुणसूत्र रहते हैं, अगर मैं फीमेल की बात करता हूँ तो उसमें एक्स एक्स गुणसूत्र रहते हैं। तो बच्चों आज अपन ने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की, तो आज की क्लास में इतना ही। और आप इन सब टॉपिक्स को अगर पढ़ के जाओगे तो बोर्ड क्लास में आपके 90+ मार्क्स आराम से आने वाले हैं। धन्यवाद। बंद करन देवता।